हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश, समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट से, और हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। तो देखो, जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और इसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो जो है उसके अंदर टेस्टिस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस यानी कि वर्षण के चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है, और जिनमें से बाहर वाला जो आवरण है वो कहलाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, जिसके दो भाग होते हैं, एक पैराइटल पेरिटोनियम और दूसरा विसरल पेरिटोनियम, और अंदर वाला जो आवरण होता है वो कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके बाद में हमने डिस्कशन किया था कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होकर के वर्षणीय प्रकोष्ठों का निर्माण करता है, जैसा कि हमने यहाँ पर इस डायग्राम के रूप में मैंने आपको दिखाया है। और इसके साथ साथ हमने बात की थी कि इस वर्षणीय प्रकोष्ठ के अंदर जो है वो 1 से 3 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें शुक्रजनन नलिका या रेता नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो आज हम इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्रजनन नलिकाओं के बारे में बात करेंगे कि अगर हम बात करें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिका के बारे में, तो हम देखते हैं कि इस शुक्रजनन नलिका यानी कि सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, इसकी जो वॉल है, इसकी जो भित्ति है, उसका निर्माण 2 स्तरों से मिलकर के होता है। इसमें से इसका बाहर वाला जो स्तर है वो कहलाता है ट्यूनिका प्रोपेरिया, और अंदर वाला जो स्तर है वो कहलाता है जर्मिनल एपिथेलियम। जैसा कि मैंने इस डायग्राम के रूप में यहाँ पर शो किया है कि ये मान लो एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल है, वर्षणीय प्रकोष्ठ है, जिसके अंदर ये जो हमने शो की है वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को देखें तो हम देखते हैं कि इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 स्तर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया है कि जो बाहर वाला जो स्तर है वो कहलाएगा ट्यूनिका प्रोपेरिया, और ये अंदर वाला जो स्तर है वो क्या कहलाएगा, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका बाहर वाला जो स्तर है वो क्या है, ट्यूनिका प्रोपेरिया, और अंदर वाला जो स्तर है वो क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। अब अगर हम बात करें जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में, यानी कि जो ये अंदर वाला स्तर जो है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जिसे हम जननिक उपकला या जनन उपकला भी कह सकते हैं, इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी, जिनमें से एक जो छोटे आकार की होती हैं उन्हें नाम दिया जाता है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यानी कि मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और दूसरी जो बड़े आकार की कोशिका है जिसे नाम दिया जाता है सर्टोली कोशिका। इस सर्टोली कोशिका के बारे में एनरिको सर्टोली ने बताया था, इसलिए इनके सम्मान के अंदर इसको सर्टोली सेल्स नाम दिया गया है। अगर हम इस डायग्राम के अंदर बात करें तो जैसे कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर इसके दोनों लेयर यहाँ पर शो कर दिए गए हैं। बाहर वाला है ट्यूनिका प्रोपेरिया, अंदर वाला है जर्मिनल एपिथेलियम। अब अगर हम बात करें इसके इस भाग की, यानी कि अगर हम बात करें इसके जर्मिनल एपिथेलियम को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, जिनमें से एक जो कोशिका है, जो ये छोटे आकार की, जो हमने यहाँ पर ब्लू कलर के द्वारा शो की है, ये वाली, ये छोटे आकार की जो कोशिका है वो तो कहलाती है स्पर्मेटोगोनिया या नर जनन कोशिका। और इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप नर युग्मकों के रूप में किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु बनते हैं। और दूसरी जो कोशिका है जिसे हम सर्टोली कोशिका कह रहे हैं, ये रही सर्टोली कोशिका, जो अपेक्षाकृत बड़े आकार की है। इन्हें नर्स सेल भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्धिशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जैसा कि हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये सर्टोली कोशिका जो है, इनके ऊपर जो स्पर्मेटोगोनिया से बनने वाली जो स्पर्म है, जो शुक्राणु हैं, वो अपने शीर्ष भाग के द्वारा इन सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धसे हुए रहते हैं और इनसे क्या करते हैं, पोषण की प्राप्ति
करते हैं। तो अभी हमने देखा कि सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर दो लेयर है। इसकी आउटर जो लेयर है वो कहलाती है ट्यूनिका प्रोपेरिया और इनर लेयर यानी कि अंदर वाला जो स्तर है वो कहलाएगा जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर दो प्रकार की सेल्स हैं, एक मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, और इनके द्वारा जो है वो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा यानी कि शुक्राणु बनेंगे। और जो कि ये वाली कोशिकाएं हमने शो कर रखी हैं। और दूसरी कोशिका जो है वो कौन सी है, सर्टोली कोशिका है, जिसके बारे में एनरिको सर्टोली ने बताया था। और इनका कार्य है यहाँ पर जो ये शुक्राणु वगैरह बन रहे हैं इनको पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मेल जर्म सेल जो हैं ये, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह रहे हैं, इनके द्वारा तो किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है यानी कि शुक्राणु बनते हैं। और अगर हम बात करें सर्टोली कोशिकाओं की, इनकी, जिन्हें हम नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स का मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने वाली सेल्स भी कहेंगे इनको। तो अगर हम इन सर्टोली कोशिकाओं के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि ये केवल और केवल मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम इनके कुछ मेन फंक्शंस के बारे में यानी कि इनके कार्य के बारे में देखें तो सबसे पहला कार्य हम बात करते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो बनने वाले जो शुक्राणु हैं, जो स्पर्म हैं, उनको आलंबन प्रदान करती है, उनको पोषण प्रदान करती है और साथ में उनको सुरक्षा भी प्रोवाइड करवाती है। कहने का मतलब कि ये जैसे मान लो सर्टोली कोशिका है ये वाली, ये क्या करेगी, शुक्राणुओं को आलंबन प्रदान करेगी क्योंकि शुक्राणुओं के शीर्ष भाग जो है वो इनके अंदर धसे हुए रहेंगे। साथ में ये इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएगी। और जब ये शुक्राणु के शीर्ष भाग इसके अंदर धसे हुए हैं तो वो इस सर्टोली कोशिका से क्या है, न्यूट्रिशन भी प्राप्त करेगा यानी कि पोषण की प्राप्ति भी करेगा। इसके बाद सर्टोली कोशिका का अगर हम नेक्स्ट फंक्शन देखें तो हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब शुक्र जनन की क्रिया यानी कि जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। उस क्रिया के दौरान कुछ मात्रा में रेजिडुअल साइटोप्लाज्म यानी कि अवशिष्ट साइटोप्लाज्म का भी निर्माण होता है। और इस अवशिष्ट साइटोप्लाज्म का जो भक्षण किया जाता है वो इस सर्टोली कोशिका के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पर्म यानी कि शुक्राणु का जब निर्माण करती है तो उस दौरान इनका कुछ कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो शेष बच जाता है, बाहर आ जाता है। और ये साइटोप्लाज्म यहाँ पर जो है वो अवशिष्ट साइटोप्लाज्म या रेजिडुअल साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और इस साइटोप्लाज्म का भक्षण जो है वो ये सर्टोली कोशिका कर लेगी। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। कौन सा हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और अब बात करते हैं ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ये क्या कार्य करता है। यहां पर जब सर्टोली कोशिकाएं एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्रावण करती है तो ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है, जो एम्ब्रियो नर के रूप में डेवलप हो रहा है उस एम्ब्रियो के अंदर मादा जनन वाहिनियों का जो विकास है उसको रोकने का कार्य करता है। कहने का मतलब कि जो मेल एम्ब्रियो है उसके अंदर फीमेल के जो कैरेक्टर हैं या फीमेल के जो जनन अंग हैं उनको डेवलप नहीं होने देता। इसके बाद सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एक अदर हार्मोन का भी सिक्रेशन किया जाता है और वो है इनहिबिन। और ये इनहिबिन जो है वो क्या करता है, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है इसके स्रावण को रोकने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा और क्या क्या स्रावित किया जाता है तो हम देखते हैं कि सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एक ABP यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी स्रावण किया जाता है। तो ये थे कुछ मेन फंक्शन सर्टोली कोशिकाओं के, जिनके अंदर हमने देखा कि ये एक तो क्या करती है, स्पर्म को आलंबन प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, पोषण प्रदान करवाती है और साथ में जो है वो इसकी सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। इसके अलावा सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा
स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनने वाला जो अवशिष्ट साइटोप्लाज्म है उसका भी भक्षण कर लिया जाता है। इसके अलावा एक एंटीमुलेरियन हार्मोन का स्रावण किया जाता है जो एम्ब्रियो के अंदर मादा जनन वाहिनियों के विकास को रोकने का कार्य करता है। इसके अलावा इसके द्वारा इनहिबिन का भी स्रावण किया जाता है जो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्रावण का प्रतिरोध करता है। और इसके अलावा इससे ABP यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी स्रावण किया जाता है। तो इन्हें मुख्य या प्राथमिक नर जनन अंग के रूप में जो टेस्टिस है यानी कि जो वर्षण है उसका अध्ययन कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं नर जनन तंत्र के दूसरे अंग के बारे में यानी कि द्वितीयक और सहायक अंगों के बारे में, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडिडाइमस यानी कि अधिवर्षण की। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे अधिवर्षण के बारे में यानी कि एपिडिडाइमस के बारे में। तो देखो, जब हमने टेस्टिस की संरचना का डायग्राम देखा था तो हमने देखा था कि इस प्रकार से जो टेस्टिस है यूं, जिसके अंदर टेस्टिक्यूलर जो लॉब्स हैं यूं, तो इन टेस्टिक्यूलर लॉब्स के अंदर पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इस तरह से। और इसके बाद हमने देखा था कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो इन टेस्टिक्यूलर लॉब से बाहर निकलेगी और बाहर निकल करके आपस में जुड़ करके एक जाल के समान संरचना का निर्माण करती है यूं, और इसे नाम दिया जाता है वर्षणीय जालक। ठीक है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिक्यूलर लॉब्स हैं और इन टेस्टिक्यूलर लॉब्स के अंदर प्रेजेंट है शुक्रजनन नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल करके आपस में जुड़ करके एक वर्षणीय जालक का निर्माण करती है। इस वर्षणीय जालक से कुछ छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं यूं, और इन नलिकाओं को नाम दिया जाता है वास इनफ्रेंसिया या अपवाहक नलिकाएं। अपवाहक नलिका या वास इनफ्रेंसिया। वास इनफ्रेंसिया या अपवाहक नलिकाएं जो हैं वो इस वर्षणीय जालक से निकलने वाली ये छोटी छोटी नलिकाएं हैं। इसके बाद ये नलिका जो है वो एक अति कुंडलित जो नलिका है उसके अंदर खुलती है यूं, और एक कुंडलित संरचना का निर्माण किया जाता है इस तरह से यूं। इस तरह की एक कुंडलित संरचना बनती है किससे? इन वास इनफ्रेंसिया या अपवाहक जो नलिकाएं हैं उनके मिलने से। तो यहां पर जो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है, ये वाला जो भाग है जिसको हम इस डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला जो भाग है इस भाग को नाम दिया जाता है अधिवर्षण या एपिडिडाइमस। ठीक है, जो एक द्वितीयक या सहायक नर जनन अंग के रूप में कार्य करता है। तो अब अगर हम बात करें इस अधिवर्षण या एपिडिडाइमस के बारे में, तो हम ये कहेंगे कि जो अपवाहक नलिकाएं हैं यानी कि जो वासा इनफ्रेंसिया है ये वाली, ये आगे चल करके क्या हो जाती है, एक कुंडलित नलिका का निर्माण करती है। ये वाली ये कुंडलित नलिका का निर्माण करती है, और यही कुंडलित नलिका जो है वो किसका निर्माण करेगी, अब एपिडिडाइमस यानी कि अधिवर्षण का निर्माण करेगी। और इसके बाद में इस अधिवर्षण या एपिडिडाइमस का जो सबसे नीचे वाला जो भाग है वहां से एक नलिका जो है वो इस तरह से बाहर निकलती है और उदर गुहा के अंदर प्रवेश करती है, और उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद ये मूत्रवाहिनी के ऊपर एक लूप का निर्माण करते हुए मूत्राशय के आधार भाग के ऊपर उपस्थित शुक्राशय के अंदर जाकर के खुलती है, यानी कि सेमिनल वेसिकल्स तक जाती है। तो इस नलिका को नाम दिया जाता है
शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया, जो वर्षण के अंदर बनने वाले जो शुक्राणु हैं उनको अधिवर्षण से शुक्राशय तक यानी कि सेमिनल वेसिकल तक लेकर जाने का कार्य करती है। तो देखो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अधिवर्षण की, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो अपवाहक नलिका या वासा इनफ्रेंसिया है वो आपस के अंदर मिल करके एक कुंडलित स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, कुंडलित नलिका का निर्माण करती है, और इसे ही नाम दिया जाता है एपिडिडाइमस या अधिवर्षण। और इस अधिवर्षण के निचले भाग से एक नलिका निकलती है जिसे नाम दिया जाता है शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया, जो शुक्राणुओं को शुक्राशय तक लेकर के जाती है। अब अगर हम बात करें इस एपिडिडाइमस या अधिवर्षण की, तो हम देखते हैं कि जो ये अधिवर्षण के अंदर मौजूद ये जो कुंडलित नलिका है ये वाली, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है यानी कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तक होती है, और अगर बात की जाए खरगोश की तो इसके अंदर इसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। ठीक है। अब अगर बात की जाए इस अधिवर्षण या एपिडिडाइमस के ओरिजिन की, उत्पत्ति की, तो हम कहते हैं कि अधिवर्षण जो है या एपिडिडाइमस जो है वो वुल्फियन नलिका का रूपांतरण है या वुल्फियन नलिका के रूपांतरण से बनता है। ये बात इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि जो एपिडिडाइमस है या जो अधिवर्षण है इसका निर्माण किससे होता है? वुल्फियन नलिका के रूपांतरण से होता है। ठीक है। जैसे कि शुक्राशय के बारे में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो मुलेरियन नलिकाओं के रूपांतरण से बनते हैं, उसी प्रकार से अगर हम बात करें अधिवर्षण या एपिडिडाइमस की, तो इसका निर्माण किससे होता है? वुल्फियन नलिका के रूपांतरण से होता है। अब अगर हम बात करें इस अधिवर्षण की, तो इस अधिवर्षण को जो है वो मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर। कैसे कि एक तो मान लो ये इसका ऊपर वाला भाग, दूसरा इसका ये नीचे वाला भाग, और तीसरा मान लो ये बीच वाला भाग। तो इस प्रकार से हम अधिवर्षण जो है या एपिडिडाइमस है इसको कितने भागों के अंदर बांटेंगे? 3 भागों के अंदर। ये ऊपर वाला, ये बीच वाला और ये मध्य वाला। तो देखो, तो अधिवर्षण या एपिडिडाइमस को कितने भागों के अंदर बांटा गया? 3 भागों के अंदर। सबसे पहला कैपट, कैपट एपिडिडाइमस। जो कैपट एपिडिडाइमस जो नाम दिया गया है वो दिया गया है इस सबसे ऊपर वाले भाग को। तो ये कौन सा भाग होता है? ऊपरी भाग होता है। और इसके लिए एक नाम और भी यूज में लिया जाता है और वो है ग्लोबस मेजोरा। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि एपिडिडाइमस जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है, जिनमें से सबसे ऊपर वाला जो भाग, ठीक है, जहां से इसके अंदर वासा इनफ्रेंसिया एंटर हो रही है, उसे नाम दिया जाता है कैपट एपिडिडाइमस, जो सबसे ऊपर वाला भाग है। और इसको एक नाम और भी दिया गया है और वो है ग्लोबस मेजोरा। इसके बाद आता है इसका दूसरा भाग, जिसे नाम दिया जाता है कार्पस एपिडिडाइमस। और ये कार्पस एपिडिडाइमस जो है वो एपिडिडाइमस यानी कि अधिवर्षण का मध्य वाला भाग है, यानी कि सेंटर वाला, ये बीच वाला। और इसको नाम दिया जाता है ग्लोबस बॉडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद आता है एपिडिडाइमस का तीसरा और लास्ट पार्ट, जिसे नाम दिया जाता है कॉर्डा। और कॉर्डा जो है वो इस एपिडिडाइमस का सबसे नीचे वाला पोर्शन है, सबसे नीचे वाला, जहां से जो वासा डिफरेंशिया है वो बाहर निकल रही है, यानी कि शुक्रवाहिनी जो है वो बाहर निकलती है। इसे दिया जाता है कॉर्डा। ये सबसे नीचे वाला भाग है और इसे ग्लोबस माइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी हमारी अधिवर्षण की संरचना, एपिडिडाइमस की स्ट्रक्चर। तो इसके साथ साथ हम एपिडिडाइमस या अधिवर्षण के कुछ मेन जो कार्य हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला कार्य है कि इसके द्वारा जो इस टेस्टिस के अंदर बनने वाले जो स्पर्म या शुक्राणु हैं उनको पोषण और
गतिशीलता यानी कि मोटिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर स्पर्म का अस्थायी संग्रहण भी किया जाता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए इस स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म का योग्यता अर्जन यानी कि कैपिटेशन भी करवाया जाता है। तो देखो, अगर हम बात करें एपिडिडाइमस के कार्यों के बारे में, तो इसका पहला कार्य है स्पर्म को पोषण और गतिशीलता प्रदान करना। चूंकि एपिडिडाइमस के अंदर लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका है, ठीक है, तो इसका मतलब जब यहाँ से आने वाले जो स्पर्म हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी कि इतनी दूरी तय करेंगे, तो वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्म का अस्थायी रूप से संग्रहण किया गया, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर उनको रोक के रखा गया। और जब यहाँ पर अस्थायी रूप से स्पर्म का संग्रहण होता है तो उस दौरान वहाँ पर उन स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं को पोषण की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो पोषण भी कौन उपलब्ध करवाता है, ये एपिडिडाइमस जो है वो उपलब्ध करवाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एपिडिडाइमस यानी कि अधिवर्षण के द्वारा शुक्राणुओं को पोषण उपलब्ध करवाया जाता है, गतिशीलता प्रदान करवाई जाती है और साथ में इन स्पर्म का अस्थायी रूप से संग्रहण भी किया जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। मैंने इसका तीसरा कार्य आपको बताया है कि अधिवर्षण या एपिडिडाइमस के द्वारा शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन भी करवाया जाता है, कैपिटेशन भी करवाया जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पर इस योग्यता अर्जन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर योग्यता अर्जन से तात्पर्य ये है कि बनने वाले शुक्राणु जो हैं उसके अंदर ऐसी क्षमता का विकास करना ताकि वो आगे चल करके ओवम यानी कि अंडाणु को फर्टिलाइज कर सके, यानी कि उसका निषेचन कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि शुक्राणुओं के अंदर अंडाणुओं को निषेचित करने की क्षमता का विकास करना ही क्या कहलाता है, योग्यता अर्जन कहलाता है। और ये योग्यता अर्जन की जो क्रिया है वो अधिवर्षण यानी कि एपिडिडाइमस के द्वारा करवाई जाती है। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्या कि जनरली अगर हम बात करें तब तो हम ये कहते हैं कि शुक्राणुओं का जो योग्यता अर्जन की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है, एपिडिडाइमस के अंदर होती है। लेकिन अगर बात की जाए उच्च श्रेणियों के प्राणी की, उच्च श्रेणी का मतलब जो हायर क्लास यानी कि जो ज़्यादा विकसित प्रकार के प्राणी हैं जैसे मनुष्य वगैरह, तो उनके अंदर अगर हम बात करें शुक्राणुओं के योग्यता अर्जन की, तो इनके अंदर शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन जो है वो मादा की जनन वाहिनी के अंदर होता है। यानी कि नर के द्वारा शुक्राणुओं को वीर्य के रूप में जब मादा के जनन मार्ग के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो फिर वहाँ पर मादा जनन वाहिनियों के अंदर इनका योग्यता अर्जन होता है। किसमें, जो उच्च श्रेणी के प्राणी हैं यानी कि जो ज़्यादा विकसित प्रकार के प्राणी हैं उनके अंदर। तो ये था एपिडिडाइमस यानी कि अधिवर्षण, जिसके अंदर हमने देखा कि एपिडिडाइमस का निर्माण जो है वो अपवाहक नलिका यानी कि वासा इन्फ्रेंसिया जो है वो आपस के अंदर मिल करके जब एक कुंडलित स्ट्रक्चर का निर्माण करती है तो उसको नाम दिया जाता है एपिडिडाइमस। और इस एपिडिडाइमस से जो बाद में है वो शुक्र वाहिनी यानी कि वासा डिफरेंसिया जो है वो बाहर निकलती है। अगर हम इस कुंडलित नलिका के बारे में बात करें तो मानव के अंदर इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर, खरगोश के अंदर 3 मीटर। और इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो ये वुल्फियन नलिका का रूपांतरण है। और अगर हम बात करें इसके भागों की तो 3 भागों के अंदर केपट सबसे ऊपरी भाग, कार्पस मध्य भाग और कौंडा नीचे वाला भाग। और अगर बात करें इसके कार्यों की तब हम कहेंगे कि स्पर्म को पोषण और गतिशीलता प्रदान करना, स्पर्म का अस्थायी रूप से संग्रहण करना और स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन करवाना। लेकिन जो उच्च श्रेणी के प्राणी हैं, हायर क्लास के जो एनिमल्स हैं यानी कि जो ज़्यादा विकसित प्राणी है जैसे मनुष्य आदि, तो उनके अंदर शुक्राणुओं का जो योग्यता अर्जन है वो मादा जनन वाहिनी के अंदर होता है। तो ये था हमारा अधिवर्षण या एपिडिडाइमस। अब हम द्वितीयक या सहायक जनन अंग के रूप में बात करेंगे और वो है शुक्र वाहिनी या वासा डिफरेंसिया।
कि जो ये अधिवर्षण है, इसका जो सबसे नीचे वाला जो भाग है, यहाँ से जो ये एक नली निकल रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो आगे उदर गुहा में जाकर के मूत्रवाहिनी के ऊपर लूप का निर्माण करते हुए मूत्राशय के आधार भाग में शुक्राशय के साथ मिलती है, इसे नाम दिया जाता है शुक्रवाहिनी, वासा डिफरेंसिया। और इसका मेन कार्य होता है यहाँ से शुक्राणुओं को ले जाकर के कहाँ ट्रांसफर करना, शुक्राशय के अंदर, सेमिनल वेसिकल के अंदर। तो अगर हम बात करें शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी को क्या कहा जाता है, वासा डिफरेंसिया कहा जाता है। और जनरली इसकी जो लंबाई है एक वयस्क मनुष्य के अंदर वो लगभग 45 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और अगर बात की जाए इसकी उत्पत्ति की, तो इसका ओरिजिन जो है वो भी किससे होता है, वुल्फियन नलिका के रूपांतरण से ही होता है। जैसा हमने बात की ना एपिडिडाइमस की, कि इसका ओरिजिन किससे होता है, वुल्फियन नलिका के रूपांतरण से, तो ठीक उसी प्रकार से जो शुक्रवाहिनी यानी कि वासा डिफरेंसिया है, इसकी उत्पत्ति भी किससे होती है, वुल्फियन नलिका के रूपांतरण से होती है। अब अगर बात करें हम इस शुक्रवाहिनी की जो ये दीवार है या जो इसकी ये भित्ति है, इसकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि इसका जो आंतरिक स्तर है वो सरल स्तंभीय उपकला से निर्मित होता है। किससे, सरल स्तंभीय उपकला से निर्मित होता है। और इस सरल स्तंभीय उपकला के अंदर कुछ जगहों के ऊपर कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिनके द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है, जो इस शुक्रवाहिनी के अंदर वाले भाग को स्नेहक यानी कि चिकना बनाए रखता है, ताकि इसके अंदर शुक्राणु जो है वो बिना किसी बाधा के आगे गति करते हुए ऊपर की ओर पहुंच जाए। और इसके साथ साथ इस शुक्रवाहिनी के अंदर जो इसका बाहर वाला स्तर है वो वर्तुल पेशीय स्तर होता है, और जिनके अंदर तरंग गति होती है, जिसके कारण जो है शुक्राणु आगे की तरफ गति करते जाते हैं। हो गया, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने बात की शुक्रवाहिनी की यानी कि वासा डिफरेंसिया के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं शुक्राशय के बारे में, सेमिनल वेसिकल के बारे में, जो एक द्वितीयक या सहायक जनन अंग है। हम देखते हैं कि जैसा कि आपने जब डायग्राम के अंदर देखा था, शुरुआत के अंदर जब हमने नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाया था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि ये जो शुक्रवाहिनी है वो आगे की तरफ मूत्रवाहिनी के ऊपर यूं लूप का निर्माण करते हुए और फिर मूत्राशय के आधार भाग में एक थैली के समान जो संरचना है, इस तरह से इसके अंदर आकर के खुलती है यूं इसके अंदर। तो ये वाली जो संरचना है ये कहलाता है शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसल्स, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं शुक्राशय के बारे में यानी कि सेमिनल वेसिकल के बारे में, ठीक है। इसका एक नाम और भी यूज में लिया जाता है और वो है यूट्रस मस्कुलिनस। यूट्रस मस्कुलिनस के नाम से भी इसको जाना जाता है। जिस तरह से हमने देखा अधिवर्षण और शुक्रवाहिनी ये दोनों ही वुल्फियन नलिकाओं के रूपांतरण हैं, उसी प्रकार से अगर हम बात करें शुक्राशय की, सेमिनल वेसिकल्स की, तो ये होता है मुलेरियन नलिकाओं का रूपांतरण। किसका रूपांतरण? मुलेरियन नलिकाओं का। और ये शुक्राशय जो है वो एक ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा एक द्रव का स्त्रावण किया जाता है जिसे हम शुक्राशय द्रव के नाम से जानते हैं। और ये शुक्राशय द्रव जो है वो वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग का निर्माण करता है। देखो कैसे कि हमने देखा कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है वो स्पर्मेटोजिनेसिस की प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु यानी कि स्पर्म का। अब इसके बाद जब ये स्पर्म या शुक्राणु शुक्राशय के अंदर पहुंचते हैं, इस शुक्राशय के अंदर आएंगे
तो यहाँ पर जो है वो इस शुक्राशय के द्वारा स्रावित किए जाने वाला जो द्रव है, जिसे हम शुक्राशयी द्रव कहते हैं, उसको भी इस शुक्राणुओं के साथ मिला दिया जाता है और इसके बाद इसके अंदर प्रोस्टेट द्रव आदि को भी जो है वो इसके अंदर मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये टेस्टिस के अंदर बने थे तब क्या थे, शुक्राणु थे, और आगे चल करके जब इन शुक्राणुओं के साथ शुक्राशयी द्रव को मिला दिया जाता है तो इसके बाद जो ये संरचना बनती है, इसके लिए शब्द यूज में लिया जाता है वीर्य यानी कि सीमन। तो इसलिए मैंने अभी आपको कहा कि ये जो शुक्राशयी द्रव है, यानी कि जो शुक्राशय के द्वारा स्रावित होने वाला जो सिक्रीशन है, वो इस वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग का निर्माण करता है। अगर हम बात करें इस शुक्राशयी द्रव के कंपोजिशन के बारे में कि इस शुक्राशयी द्रव के घटक क्या क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर मुख्य रूप से कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है और साथ में पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिस। इस प्रोस्टाग्लैंडिस को जरूर याद रखना कि जो शुक्राशयी द्रव है, अगर हम बात करें इसके घटकों की, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक तो होता है प्रोटीन, साथ में फ्रक्टोज शर्करा और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिस। अब इनमें से जो फ्रक्टोज शर्करा है वो शुक्राणुओं को पोषण और उनकी गतिशीलता के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। तो फ्रक्टोज का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ऊर्जा स्रोत के रूप में, ठीक है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिस है, ये क्या करवाएगा कि जब मैथुन के द्वारा, नर सदस्य के द्वारा अपने वीर्य को मादा जनन मार्ग के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वहां पर जब ये वीर्य पहुंचता है तो इसके अंदर मौजूद ये प्रोस्टाग्लैंडिस जो है वो गर्भाशय के अंदर कर्मानुकुंचन गति उत्पन्न करवा देता है गर्भाशय की पेशियों में, जिसके कारण वहां पर शुक्राणु गति करते हुए आगे अंडवाहिनियों तक पहुंचते हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिस है वो क्या करता है, गर्भाशय के अंदर कर्मानुकुंचन गति उत्पन्न करवाता है। तो ये हुआ शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स।